एक विचार है। और इस कैंगन वाटर के बारे में आज तक हमने जितना भी पढ़ा है या सुना है या देखा है, ठीक है, ये उससे भी बियॉन्ड की चीजें। मतलब इतना डेप्थ है इस मशीन के अंदर, इस पानी के अंदर, कि ये मान के चलिए कि आने वाले समय में जो हम लोग वेबिनार कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं आज की डेट पे, है ना, कैंगन वाटर से रिलेटेड जो बातें हम लोग आज सीख रहे हैं, तो ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी भूमिका, एक बहुत बड़ा रोल हमारी सफलता के लिए होगा। ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं, और ये अच्छी बात है। सर, जैसे ही आप लोग यहाँ पे आते हैं कार्यक्रम में 7 बजे, तो हमारी मीटिंग 7:10 या 7:15 को स्टार्ट हो जाती है। तो आप लोगों से मेरा कहना है कि जैसे ही आप इस कार्यक्रम में इंटर होते हैं, तो आप अपने लोगों को ढूंढिए कि कौन कौन से लोग गायब हैं। ठीक है। क्लियर है। जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं तो देखते हैं कि कौन सा बच्चा स्कूल में नहीं आया है, बाहर खेल रहा है। ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, बुलाते हैं कि भाई अटेंडेंस चालू होने वाला है, कार्यक्रम चालू होने वाला है, पढ़ाई चालू होने वाली है, सब लोग अंदर आ जाइए। ठीक है। तो जैसे ही आप 7 बजे के वेबिनार में आते हैं, तो सबसे पहले अपने लोगों को ढूंढिए कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं आपकी टीम में जो आ सकते थे इस कार्यक्रम में, लेकिन अभी तक आए नहीं है, पहुंचे नहीं है। तो उनको पर्सनल कॉल करके आप जरूर बुलाइए, है ना। आज का जो सेशन है, हम लोग बड़ी आंत के बात करेंगे, बड़ी आंत के ऊपर। तो आप सबको पता है कि जो बड़ी आंत है, यदि आप पूरे मानव शरीर के बारे में स्टडी करेंगे, तो बड़ी आंत का बहुत महत्वपूर्ण रोल है हमारे पाचन तंत्र के लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, और हमारे शरीर के लिए, है ना। ये उतना ही महत्वपूर्ण पार्ट है जितना हार्ट है, किडनी है, लीवर है। मतलब ईश्वर ने हमारे जो शरीर का निर्माण किया है, हर एक अंग, हर एक पार्ट्स की बहुत बड़ी भूमिका है। मतलब किसी भी पार्ट को आप छोटा करके आंक नहीं सकते। जैसे हमने बोला छोटी आंत, इसका मतलब ये नहीं कि वो छोटा है। बड़ी आंत है मतलब बहुत बड़ा है। किडनी है मतलब बहुत बड़ा चीज है, ऐसा नहीं है। छोटी आंत हो चाहे बड़ी आंत हो, चाहे किडनी हो चाहे लीवर हो चाहे हार्ट हो, चाहे हमारा वो जीभ हो, चाहे हमारा आंख नाक हो, कान हो, मतलब हर पार्ट, हर अंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, हमारे पाचन तंत्र को सही करने के लिए, हमारे जीवन को सही रूप से चलाने के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं बड़ी आंत के ऊपर, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। तो बड़ी आंत के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो बड़ी आंत होता है, वो हमारे पेट के नीचे छोटी आंत होता है। उस दिन मैंने बताया था, है ना, नालीदार संरचना होती है, और छोटी आंत के जस्ट नीचे होती है बड़ी आंत। तो इसका मैं फोटो आपको शेयर कर रहा हूँ, बड़ी आंत का आप देख पाएंगे। तो रुकिए, देखते हैं सर हम लोग। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बड़ी आंत का। जस्ट ये उस दिन मैंने दिखाया था, आपको फोटो दिख रहा है। तो ये देखिए, जो हमारा स्टमक है, वो ड्यूडनियम के माध्यम से या ड्यूडनियम से जुड़ते हुए ये छोटी आंत है। ये अंदर वाला जो भाग है, येलो येलो वाला जो भाग दिख रहा है, येलो या हल्का सा जो गाढ़ा येलो टाइप का है, ये छोटी आंत है। और उसके बाहर आप देख रहे हैं बड़ी आंत है। मतलब छोटी आंत जो है, वो लास्ट में बड़ी आंत से जुड़ जाती है। मतलब छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, है ना। तो बड़ी आंत का जो व्यास होता है, रेडियस होता है, वो छोटी आंत की तुलना में ज्यादा होता है, इसलिए इसको बड़ी आंत कहते हैं। छोटी आंत जो है, छोटी आंत का रेडियस, व्यास कम होता है, इसलिए उसको छोटी आंत बोलते हैं। और बड़ी आंत का जो व्यास होता है वो ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए हम इसको बड़ी आंत कहते हैं, बड़ी आंत। आप देख पा रहे हैं। ठीक है। तो बड़ी आंत में तीन चीजें होती हैं। बड़ी आंत को तीन भागों में बांटा गया है। कोलोन है, आप देख रहे हैं कोलोन, ये दिखा, मैं आपको दिखा, ये देखिए मैंने लार्ज कर दिया, डिसेंडिंग कोलोन। और एक मैंने लिखा एसेंडिंग कोलोन। कोलोन।
तो हम लोग जब डेमो दिखाते हैं तो मैं एक चीज बोलता हूँ कि डॉक्टर हिरोमी, है ना, ये कोलोनोस्कोपी के जनक है ना। इन्होंने 2.5 लाख से ज्यादा सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है कोलोन्स का। ये हम लोग बात करते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो यही कोलोन है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का एक भाग है कोलोन, है ना, ठीक है। तो कोलोन है, उसके नीचे आप देखेंगे रेक्टम, ये रेक्टम, और इसके नीचे होता है एनस, है ना, मल द्वार, एनस, ठीक है। तो ये जो है हमारा पार्ट है, मतलब बड़ी आंत का ये पार्ट है ना। आपको मैंने बता दिया है कोलोन होता है, ठीक है। और उसके बाद मैंने बताया है, सर ये फोटो दिख रहा है आप लोगों को, जी सर, जी सर, दिख रहा है सर। है ना। मैंने जो मानव शरीर का चित्र भेजा दिख रहा है आपको, जी सर, दिख रहा है है। तो जो बड़ी आंत है, उस बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, कोलन होता है, रेक्टम होता है, और एनस होता है, ये 3 भाग होते हैं। तो हमारा जो भोजन है वो बड़ी आंत से, सॉरी छोटी आंत से डाइजेस्ट होकर के, ठीक है, पाचित होकर के वो कोलन में जाती है ना, कोलन। और कोलन से फिर वो हमारे रेक्टम में जाती है, ठीक है। ये बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है, जो बोलना चाहिए वेस्टेज मटेरियल, है ना, वेस्टेज मटेरियल यहीं पे इकट्ठा होता है। मतलब भोजन का पूर्णतः पाचन होने के बाद जो बोलना चाहिए वेस्टेज मटेरियल, सपोज हम उसको बोलेंगे मल, तो यहाँ पे रेक्टम में मल क्या हो जाता है, कलेक्ट होता है, और उसके बाद एनस के माध्यम से बाहर निकल जाता है ना। तो ये है बड़ी आंत के मुख्य भाग, ठीक है, मुख्य काम। अब बड़ी आंत का कार्य की बात करें तो बड़ी आंत का मुख्य काम है, हमारे जो भोजन होता है जो छोटी आंत से बड़ी आंत में आया है, उस भोजन के पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का अवशोषण करता है। मतलब जो भोजन हमने खाया है, जो भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में आया है, तो उसमें के अंदर यदि पानी है और कुछ आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, कुछ अच्छे खनिज तत्व हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। तो जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स में होता है क्लोरीन, होता है सोडियम, होता है ना, सोडियम क्लोराइड होता है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, पानी होता है, इसको ये बड़ी आंत अवशोषण करता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। दूसरा, ये जो बड़ी आंत है वो वेस्टेज मटेरियल का निर्माण करता है ना। मतलब जो वेस्टेज मटेरियल मीन्स मल, ये बड़ी आंत में मल का निर्माण होता है, और ये मल को सॉलिड बनाने का काम करता है, गाढ़ा करने का काम करता है बड़ी आंत, ठीक है। इसके अलावा बड़ी आंत क्या करता है, जो हमारा वेस्टेज मटेरियल है, जो मल है, उसको रेक्टम में संग्रहित करता है मल त्याग करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसका फाइबर का पाचन। बड़ी आंत में फाइबर का पाचन होता है, यदि हमारे भोजन में आवश्यक फाइबर है जिसका पाचन छोटी आंत में नहीं हुआ है, जिसका पाचन आपका पेट में नहीं हुआ है, आमाशय में नहीं हुआ है, तो ऐसे फाइबर जो बच गए हैं, वो बड़ी आंत में उसका पाचन होता है, अवशोषण होता है फाइबर का पाचन, है ना। तो ये बड़ी आंत है, बड़ी आंत का जो मुख्य काम है वो है पानी का और इलेक्ट्रोलाइट्स का अवशोषण करता है, मल का निर्माण करता है ना, वेस्टेज मटेरियल का निर्माण करता है, वेस्टेज मटेरियल को ठोस बनाता है, और वेस्टेज मटेरियल को रेक्टम में भेजता है ताकि वहां पे वो स्टोर हो जाए, फाइबर का पाचन करता है भोजन में, ठीक है। बड़ी आंत में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, है ना, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, है ना, जिसको हम लोग बहुत सूक्ष्म टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, असंख्य मात्रा में, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, जिसको हम लोग बोलते हैं कोलोनिक माइक्रोबायोटा। कोलोनिक क्योंकि ये कोलोन्स का मामला है, कोलोन्स की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं कोलोनिक माइक्रोबायोटा, ठीक है। ये बड़ी आंत में होता है, भारी मात्रा में होता है। इसका मुख्य काम है पानी का भी अवशोषण करना, इलेक्ट्रोलाइट्स का भी अवशोषण करना, जो हमारे फाइबर बच गए हैं भोजन में उस फाइबर का भी पाचन करना,
और विटामिन का सिक्रेशन करना, विटामिन का उत्पादन करना। ठीक है। तो बड़ी आंत, आप समझ गए कि बड़ी आंत हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए बहुत आवश्यक है। बड़ी आंत में पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, पाचन होता है, और कोई भी आवश्यक चीज हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलता। केवल वेस्टेज मटेरियल ही शरीर से बाहर आउट होता है, एनएस के माध्यम से। ठीक है। रेक्टम में गंदा पदार्थ, वेस्टेज मटेरियल, जो उसको हम मल कहते हैं, वो मल इकट्ठा होता है रेक्टम में, फिर वो एनस के माध्यम से शरीर के बाहर निकल जाता है। तो जो वेस्टेज मटेरियल है उसमें केवल वेस्टेज चीजें होती हैं, अच्छी चीजें नहीं होती है, क्योंकि अच्छी चीजें लास्ट में बड़ी आंत के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है। तो ये हमने बताया बड़ी आंत के ऊपर। तो बड़ी आंत का यदि आप देखेंगे संरचना, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बड़ी आंत की संरचना, जो हम लोगों ने देखा था ये। ठीक है। तो इसमें एक चीज और, मैं फोटो बड़ी आंत का करीब से दिखाता हूँ कैसा दिखता है हमारी बड़ी आंत। ये, यदि हम इसको लार्ज करेंगे तो इस टाइप से बड़ी आंत का संरचना है। ठीक है। तो ये जो बड़ी आंत है, इसका मेन काम है भोजन में जो भी वेस्टेज मटेरियल जो यहाँ पे आया है, यदि उसमें कोई आवश्यक प्रोटीन, आवश्यक विटामिन, आवश्यक पानी, आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट्स या फाइबर यदि बचा कुछ है, तो उसको भी ये एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ आवश्यक बैक्टीरिया होते हैं जो भोजन के अंदर की कोई भी चीज को, आवश्यक चीज को बाहर जाने से रोकते हैं। ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो बड़ी आंत है, वो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। ठीक है। तो यदि मान लेते हैं कि आपका बोलना चाहिए कॉन्स्टिपेशन की समस्या है ना, कब्ज की शिकायत है, या आपको जो मल का विसर्जन है, वेस्टेज मटेरियल का जो सिक्रेशन है, मतलब मल, वेस्टेज मटेरियल जो बाहर निकलता है, एक साथ बाहर नहीं निकल पा रहा है, या आप वेस्टेज मटेरियल को निकालने में, बाहर निकालने में तकलीफ हो रही है, बार बार तकलीफें होती, दिक्कतें होती, एक बार में पेट साफ नहीं होता, तो आप ये समझ लीजिएगा कि हमारा जो इंटेस्टाइन है, जो हमारा बोलना चाहिए बड़ी आंत है, उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ गया है, हमारी बड़ी आंत में कुछ न कुछ दिक्कत आ गई है। ठीक है। तो अल्टीमेटली बड़ी आंत का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बड़ी आंत नहीं होगा तो मल का निर्माण भी नहीं हो पाएगा, और मल का विसर्जन भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि बड़ी आंत ही मल का निर्माण करती है और वेस्टेज मटेरियल को शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है, इसका महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है। यदि मान लेते हैं ये डिस्टर्ब हो गया बड़ी आंत, तो फिर हमारा जो वेस्टेज मटेरियल है वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है। जिससे बहुत ज्यादा दिक्कतें बॉडी के अंदर होगी, क्योंकि वेस्टेज मटेरियल शरीर से बाहर नहीं निकलेगा, गंदी चीजें शरीर से बाहर नहीं निकलेगी, तो शरीर इन्फेक्टेड हो जाएगा, शरीर का पूरा मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा। इसलिए बड़ी आंत का हेल्दी होना, बड़ी आंत का मजबूत होना, और बड़ी आंत का जो कार्य है वो स्ट्रोंग होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो आज के डेट में जो हमारा खान पान है, आप देख पा रहे हैं कि जो भी चावल दाल सब्जियां खा रहे हैं, सारा का सारा केमिकल पेस्टिसाइड है, आपको पता है। भारी मात्रा में हम लोग यूरिया डाल रहे हैं, डीएपी डाल रहे हैं, है ना। तो आप समझ पा रहे हैं कि कितना ज्यादा यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड हमारे पेट के अंदर जा रहा है। डब्ल्यूएचओ का एक सर्वे है कि भारत का हर आदमी 2.5 किलो यूरिया हर साल खा रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि आपके पेट में 2.5 किलो यूरिया हर साल जा रहा है। ठीक है। तो भोजन सारा का सारा पेस्टिसाइड वाला भोजन खा रहे हैं। हमारा पानी बहुत ज्यादा एसिड है। तो आप देखना कि आज के डेट में 90% लोगों का पेट पूरी तरह से साफ नहीं होता। क्यों? क्योंकि पानी बहुत ज्यादा मोटा है। पानी 100%, जो नॉर्मल वाटर है, 100% हमारी बॉडी में पेनेट्रेट नहीं हो पा रहा है। लोग कम मात्रा में पानी पी रहे हैं।
और यूरिक एसिड लोगों का बढ़ रहा है, यूरिया वाला भोजन खा रहे हैं। इस वजह से हमारे शरीर के अंदर जिस लेवल पे भोजन का डाइजेशन होना होना है, वो डाइजेशन आज के डेट में लोगों का नहीं हो पा रहा है। प्रहलाद नेपाल जी, आप अपना वीडियो को ऑफ कर दो। नेपाल जी, अपना वीडियो को आप ऑफ कर दो। ठीक है, ऑफ कर दो। हाँ, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो आज 100% मैं बात कर रहा हूँ, 95% लोगों का पेट साफ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है। मतलब कहीं ना कहीं बड़ी आंत का, छोटी आंत का जो रोल है, पेट का जो रोल है, वो 100% सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो हमें इसके ऊपर विचार करने की बात है। तो हम जो भोजन खा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जैसा भोजन आप करेंगे वैसे ही आपके शरीर का निर्माण होता है ना। अच्छे भोजन से अच्छे शरीर का निर्माण होता है। तो आज हमारा जो भोजन है ऑयली है, पेस्टिसाइड वाला है, तो हम जो भोजन कर रहे हैं उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार की बीमारियों का निर्माण हो रहा है। ठीक है। तो आप, यदि मैं बात करूं, तो हमारा जो कोलोन्स है, या बड़ी आंत बोलना चाहिए, उसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है, वो भी बीमार हो रही है। ठीक है। हमारा जो कोलोन है ना, हमारा जो रेक्टम है, ये भी बीमार से ग्रसित हो जा रही हैं। तो हमारी जो बीमारियां हैं, तो हम बात करें कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हमारे बड़ी आंत में हो सकती हैं या होती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूं कि एक होता है कोलोन कैंसर, जो आज की डेट में बहुत ज्यादा हो रहा है, कोलोन कैंसर या रेक्टम कैंसर, है ना। तो ये बड़ी आंत का एक ट्यूमर है। ठीक। जैसे बड़ी आंत में कोई गांठ आ गया, बड़ी आंत में कुछ ट्यूमर बन गया। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोलोन कैंसर। तो कोलोन कैंसर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बड़ी आंत के लिए। ये बड़ी आंत के पूरे कार्य को, पूरी संरचना को ये प्रभावित कर सकती है। ये बड़ी आंत के पूरे फंक्शन को डिस्टर्ब करती है कोलोन कैंसर। और ये कोलोन कैंसर हो जाए तो मल का विसर्जन नहीं हो पाता, वेस्टेज मटेरियल बाहर नहीं निकल पाता, है ना। और वो डिपॉजिट होने लगता है आपकी बड़ी आंत में, कोलोन में। तो यदि ये भारी मात्रा में हो जाए, यदि सही समय में इसका ट्रीटमेंट ना हो, तो फिर कोलन को काट करके पाइप के माध्यम से मल को या वेस्टेज पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। और ये इस टाइप के जो पेशेंट होते हैं वो 6 महीने 1 साल तक ही जिंदा रहते हैं, बाकी अधिकांश केस में लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये ट्यूमर एक प्रकार का, और ये भारी मात्रा में हो रहा है आज के डेट में, कोलोन कैंसर। ठीक है। दूसरा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो डॉक्टर आनंद ढींगरा को हुई थी, उस दिन मैंने बताया था, अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें मैंने उस दिन बताया था कि जो मल होता है, वेस्टेज मटेरियल होता है, उसमें खून निकलता है, मवाद निकलता है, दस्त बार बार होता है, एक बार में पेट साफ नहीं होता, इसको बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। मवाद भी निकलता है, पस आता है। ये एक्चुअल में बड़ी आंत में जब सूजन हो जाता है या बड़ी आंत में अल्सर हो जाता है। देखिए, आप यदि आप बात करें तो कैंसर, कोलोन कैंसर ट्यूमर एक अलग चीज है, अल्सर एक अलग चीज है। ठीक है। तो अल्सर में क्या होता है कि हमारी बड़ी आंत में छोटे 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 स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है। किस टाइप का? जैसे हम टूथ ब्रश करते हैं तो जो ब्रश होता है उस टाइप की संरचना पैदा हो जाती है, जिसको बोलते हैं अल्सर। तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें बार बार मल निकलता है, मवाद के साथ निकलता है, ब्लड की मात्रा बढ़ जाती है ना। अल्सरेटिव कोलाइटिस ये बड़ी आंत का बोलना चाहिए अल्सर है। ठीक है। उस दिन मैंने बताया था बड़ी आंत की कार्य क्षमता में यदि फंक्शन में बदलाव हो जाता है ना, जिसमें पेट दर्द होता है, दस्त होता है, कब्ज होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस। उस दिन मैंने बोला था आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो ये बड़ी आंत में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारे शरीर में शिकायत आ जाएगी, कौन कौन सी? पेट दर्द होगा, एसिडिटी होगी, कब्ज होगा। तो ये मान के चलो कि बड़ी आंत में कुछ दिक्कतें हैं, इसको बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, है ना।
एक होता है कोलाइटिस, एक मैंने बताया था अल्सरेटिव कोलाइटिस, एक बताया मैंने कोलाइटिस। तो कोलाइटिस भी एक प्रकार का सूजन है जो बड़ी आंत में होता है, ये सूजन है। ठीक है। तो इस प्रकार में, है ना, बहुत सारी बीमारियां होती हैं बड़ी आंत में, है ना। तो इन बीमारियों, कैसे पता चलेगा ये बीमारी हो रही है करके? तो ये मान के चलो कि आपको बार बार पेट दर्द की शिकायत रहती है, बार बार उल्टी टाइप का लगता है, या फिर दस्त टाइप का हो रहा है आपको, है ना। और उसके बाद बार बार दस्त हो रहा है, या फिर आपके मल में ब्लड आ रहा है या मवाद आ रहा है, और पेट एक बार में पूरी तरह साफ नहीं हो पा रहा है, हमेशा पेट भारी भारी लगता है, तो समझ लो कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम बड़ी आंत में हो रही है, बड़ी आंत में दिक्कतें हो रही है। तो इसको अपने को सही करने की जरूरत है ना, बड़ी आंत को। ठीक है, क्लियर है? बड़ी आंत को में प्रॉब्लम है, इसको ठीक करने की जरूरत पड़ेगी अपने को। ठीक, जस्ट मिनट। तो हम बड़ी आंत के बारे में देख रहे थे कि बड़ी आंत यदि सही तरीके से फंक्शन करेगा तो ये मान के चलो कि मल विसर्जन में कोई तकलीफ नहीं होगी, एक बार में मल आपका पूरी तरह से बाहर निकल जाता है और आप स्वस्थ रहते हैं। तो कुल मिलाकर के भविष्य की यदि तकलीफें कोलों से या बड़ी आंत से होने वाली है, तो इसके लिए प्रिवेंशन करना पड़ेगा आपको, इसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो बड़ी आंत को ध्यान देने के लिए एक तो मैंने बोला कि आपका जो भोजन है ना, उसके ऊपर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमें जो खान पान है उसी की वजह से बीमारियां हो रही है। ठीक। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे भोजन ले जिसमें पोषक आहार की मात्रा ज्यादा हो, है ना, जिसमें विटामिन हो, प्रोटीन हो, मिनरल्स हो, वाटर हो, जल हो। मतलब हमें संतुलित भोजन खाना चाहिए। संतुलित भोजन की परिभाषा क्या है? आपके भोजन में यदि पानी है, खनिज पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, प्रोटीन है, ये पांच चीज है, तो इसको बोलते हैं बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। तो हम लोगों को संतुलित आहार करना चाहिए, ऐसे भोजन का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें भरपूर मात्रा में फाइबर हो, रेशेदार चीजों का इस्तेमाल आपको ज्यादा करना चाहिए, जैसे है गाजर है, मूली है ना, ठीक है, हरे पत्तेदार सब्जियां, है ना, और इस टाइप का ऐसे चीजें जिसमें सब्जियां जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, ऐसे फ्रूट्स जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो। तो आप देखते हैं कि हमारे जो सब्जियां होती हैं उसमें पानी ज्यादा होता है, हमारे जो फल फ्रूट्स होते हैं उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है ना। जैसे तरबूज, तरबूज आप देखते हैं उसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ठीक। तो ऐसे चीजें, अनार, अनार भी लिक्विड है, अनार के अंदर भी बहुत ज्यादा मात्रा में लिक्विड होता है, पानी होता है। ठीक। तो ऐसे फूड्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि रेशेदार हो, जिसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा हो। ठीक। एनिमल प्रोटीन लेने से हमें बचना है, एनिमल प्रोटीन। तो जो भी लोग ज्यादा मात्रा में मीट का सेवन करते हैं, चिकन का सेवन करते हैं, अंडे का सेवन करते हैं ज्यादा मात्रा में, तो उनको एनिमल प्रोटीन बोला जाता है। तो हमारा जो स्टमक है एनिमल प्रोटीन को सही प्रकार से सही जगह पे मतलब पाचित नहीं कर पाता, एनिमल प्रोटीन को पचाने में वक्त लगता है। तो उस दिन मैंने बोला था ना, 3 घंटे से 15 घंटे, 20 घंटे भी लगता है आपके एनिमल प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, है ना। तो चिकन मटन जो हेवी चीज हम लोग खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, हमें संतुलित मात्रा में इसका इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। ज्यादा हैवी अपने को इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें भारी मात्रा में एनिमल प्रोटीन होते हैं। ठीक है। ऐसे भोजन का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना, जो जिसके अंदर कम तेल हो, ऑयल। क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो ऑयल का प्रोडक्शन हो रहा है पूरे केमिकल फर्टिलाइजर के माध्यम से हो रहा है। मतलब जो तेल है वो भी केमिकली ट्रीटेड है,
अनसेचुरेटेड फैट की मात्रा ज्यादा है हमारे खाने वाले तेल में, है ना। तो हम ज्यादा मात्रा में तेल खाते हैं, डालडा खाते हैं, घी खाते हैं, तो इनके अंदर अनसेचुरेटेड फैट होता है जो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता। तो हमें ज्यादा तेल और मसालेदार वाली चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि पेट को उसको डाइजेस्ट करने में बड़ा समय लगता है और थोड़ा सा हैवी वर्क लगता है। तो हमें तला तला हुआ चीजें, भुना हुआ चीजें, इसका इस्तेमाल कम करना चाहिए। ज्यादा तेल युक्त भोजन को अवॉइड करना चाहिए। जंक फूड आज के डेट में मोमोज का प्रचलन बढ़ गया है ना। जंक फूड है, मोमोज है, बर्गर है, पिज्जा है ना, ठीक है, नूडल्स है, मैगी है। ये ऐसे भोजन है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। इसमें मैदा की मात्रा ज्यादा होती है। ये जितने भी चाइनीज फूड्स होते हैं, ये जंक फूड है, इनके सेवन से हमें बचना चाहिए। ज्यादा मात्रा में समोसा यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि समोसा के अंदर भी मैदा होता है ना। तो ये मान के चलिए कि जो लोग ज्यादा मैदा युक्त तो भोजन खा रहे हैं, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगा। क्योंकि जो मैदा होता है वो हमारे आहार नली में चिपकता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता, चिपकता है। और यही कारण है कि जो आहार नली है, या फिर बोलना चाहिए बड़ी आंत है, छोटी आंत है, पेट है, ये डिस्टर्ब होता है, व्यापक रूप से बड़े रूप में डिस्टर्ब होता है। तो ऐसे भोजन से हमें बचना चाहिए यदि आप बड़ी आंत को हेल्दी रखना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एल्कोहल एल्कोहल जैसे जो भी लोग एल्कोहलिक हैं, या जो कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं भारी मात्रा में, उनको बचना चाहिए। क्योंकि एल्कोहल जो होता है बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज होता है और एसिडिक होता है, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। इवन जो बियर शैंपेन यूज करते हैं, ये सारे कार्बोनेटेड है, आपके कोल्ड ड्रिंक्स, थम्स अप, फ्रूटी, माजा। तो इनसे अपने को बचना चाहिए, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बुरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं, है ना। तो कोल्ड ड्रिंक्स में ऐसे तत्व होते हैं जो आपके बीपी को भी बढ़ाते हैं, ठीक। तो ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स से हमें बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। क्लियर है। तो सोचो कि मैंने जब पेट की संरचना बताया आपको, तो हमारा पेट इतना महत्वपूर्ण पार्ट है, उसके अंदर यदि गंदी चीजें जाएंगी तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा खराब होता है ना। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, कैसे भी करके इन चीजों को अवॉइड कीजिए। पानी का मात्रा बढ़ाइए, ज्यादा मात्रा में अपने को पानी पीना है, ठीक है। और धूम्रपान, स्मोकिंग, गुटखा से अपने को बचना चाहिए। बहुत से लोग गुटखा थूकते नहीं है, बल्कि वो निगल जाते हैं। तो जो लोग गुटखा निगल जाते हैं, है ना, गुटखा खाते हैं भारी मात्रा में, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया बहुत तेजी से बोलना चाहिए प्रभावित होती है और बीमारी की तरफ बढ़ रही है ना। हमारे छत्तीसगढ़ में दंत मंजन करते हैं गुड़ाखू, ये बहुत ही हार्मफुल है, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है गुड़ाखू, है ना। तो ये भी हमारे आहार नली में चले जाता है, भले हम उसको पूरी तरह से थूक देते हैं और ये सोचते हैं कि गुड़ाखू पूरी तरह से बाहर से निकल गया है, लेकिन वो हमारे आहार नली में जमता है और ये हमारे आहार नली में टार पैदा कर रहा है। क्लियर है। टार, टार मतलब डामर जैसी संरचना, जिसको बोलते हैं हम लोग टार, है ना। तो आहार नली में टार टाइप की संरचना बनती है ना, गुड़ाखू के ज्यादा उपयोग करने से। ये आ, आपके आहार नली को चोक भी कर सकता है, ठीक है। इवन ये कैंसर का भी कारण है, पेट का कैंसर जो हो रहा है, कोलोन का जो कैंसर होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस जो मैंने बोला, कोलाइटिस जो बोला, कोलोन से रिलेटेड बीमारियां, ये सब हमारे गंदे व्यवहार की वजह से, गंदे लाइफ स्टाइल की वजह से। तो इससे हमें बचना चाहिए। क्लियर है। दूसरा, जो हम भोजन ले रहे हैं, हम यदि चाहते हैं, देखिए, भोजन का पाचन कब सही होगा? जब आप संतुलित आहार ले रहे हैं, ज्यादा मात्रा में पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, और भोजन करने का आपका एक डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। कहा जाता है कि 10 बजे से पहले आपको मतलब यदि नाश्ता करना है तो आपको 10 बजे से पहले नाश्ता कर लेना चाहिए।
1:30 बजे के अंदर आपको भोजन कर लेना चाहिए। और रात को 8:30 से पहले आपको भोजन कर लेना चाहिए। यदि हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद बोलता है कि सूर्यास्त के बाद तो आपको भोजन करना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि बचपन से हमारी बॉडी में ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट हो गया है, हमारा सिस्टम ऐसा सेट हो गया है कि हमें सुबह भी नाश्ता चाहिए, दोपहर का खाना भी चाहिए, रात का भी खाना चाहिए। ठीक है। नहीं खाएंगे तो तकलीफें होती है, और इसको मैनेज करने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, एकाएक नहीं होगा। जैसे बहुत से लोग मेरे को मिलते हैं अभी टीम में जो बोलते हैं कि सर हम रात का भोजन अब नहीं खाते, हम शाम को खाना खा लेते हैं सूर्यास्त से पहले, रात को खाना नहीं खाते। आपने कई बार बोला था तो हमने छोड़ दिया है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं, हमारी टीम में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज के डेट में होटल का खाना अवॉइड कर चुके हैं। होटल का खाना, होटल का पानी, बहुत से लोग हैं हमारी टीम में जो बंद कर चुके हैं। चाय का सेवन ज्यादा मात्रा में लोग कर रहे थे, लोगों ने चाय पीना बंद कर दिया है ना। तो हमारे भोजन खाने का एक डिसिप्लिन अपने को करना पड़ेगा, ताकि शरीर का पाचन तंत्र मजबूत हो जाए, है ना। तो यदि हम यंग हैं, जवान हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि 10 बजे से पहले हम ब्रेकफास्ट कर लें। दोपहर का भोजन 1:30 बजे से पहले कर दें। और यदि रात को आप खाना खा रहे हैं तो 8:30 से पहले आपको भोजन कर लेना चाहिए। ठीक है। अब भोजन कैसे करना है आपको पता है। सुबह का भोजन जो होता है, बहुत सुबह का जो नाश्ता है आपको हेवी करना चाहिए। मतलब कितना हेवी। एक जवान आदमी कितना खाना खा सकता है, उसके हिसाब से आपको सुबह का ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। ठीक है। दोपहर का भोजन, जो बच्चे जितना भोजन करते हैं, बच्चे लोग मतलब 5 साल 10 साल के बच्चे जितना भोजन करते हैं उतना भोजन हमें दोपहर में खाना चाहिए। और रात का भोजन, जो बड़े बुजुर्ग लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी उम्र बहुत ज्यादा होती है, 60 70 साल की, जो 1 से 2 रोटी खा पाते हैं, हल्का भोजन कर पाते हैं, तो रात का भोजन हमें हल्का करना चाहिए। तो सुबह का नाश्ता हमें ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए, हैवी लेना चाहिए। दोपहर का भोजन बच्चों के समान लेना चाहिए। और रात का जो भोजन है वो एकदम बूढ़े लोग जो खाते हैं हल्का, वो ऐसा लेना चाहिए। ठीक। दूसरा, भोजन हमेशा जब भी आप रात को खाएं तो सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले आपको भोजन कर लेना चाहिए। आपको यदि बेड में जा रहे हैं तो बेड में यदि आप 10 बजे जाते हैं तो कम से कम 7 से 8 बजे के बीच आपको भोजन कर लेना चाहिए। ठीक। भोजन करने के बाद अपने को हल्का फुल्का वॉकिंग करना चाहिए। अधिकांश लोग आज के डेट में क्या होता है, लोगों ने टीवी रखा हुआ अपने घर में और अपना खाना टीवी वाले रूम में ही खाते हैं। आपने देखा होगा, अधिकांश लोग टीवी चालू करके या मोबाइल चालू करके आज के डेट में खाना खाते हैं। ठीक। तो आज से 4 साल 5 साल पहले लोग टीवी चालू करते थे, न्यूज चालू करते थे, पिक्चर चालू करते थे और देखते देखते खाना खाते थे। ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता था कि अच्छा सीन चल रहा है, तो हाथ में खाना रखा हुआ है और सीन को देख रहे हैं, और सीन जब तक खत्म नहीं होगा तब तक मुंह के अंदर खाना नहीं डालते थे। क्लियर है। आज के डेट में लोग टेबलेट्स और मोबाइल देखते हैं खाना खाते खाते, है ना। तो ये जो आदतें हैं ये सही नहीं है ना। इससे रेडिएशन हमारे पेट के अंदर जा रहा है ना। तो खाना खाते समय अपने को इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, है ना। टीवी देखते हुए खाना खाना, मोबाइल देखते हुए खाना खाना, इसको अपने को अवॉइड करना है। ठीक है। दूसरा, खाना हमें चबा चबा के खाना है। याद रखिए, जो व्यक्ति भोजन को चबा के खाता है, 32 दांत है हमारे, ईश्वर ने 32 दांत इसलिए दिया है ना। स्पेशली केन्यान, है ना, जो केनियन जो दांत है उसको चीरने फाड़ने के लिए ऊपर वाले ने बनाया है। तो हमारा जो 32 दांत है ना, तो उसका काम है भोजन को अच्छे से चबाना। हम यदि भोजन को जितना ज्यादा मुंह के अंदर अपने को भोजन ज्यादा समय तक रखना है, हमेशा याद रखिए, वो भोजन सही तरीके से डाइजेस्ट होगा जो मुंह में ज्यादा समय तक है।
मुंह में टाइमिंग बढ़ाइए भोजन का, मतलब जितना देर तक मुंह में रहेगा, तो मुंह में रहेगा मतलब क्या, आप शांत थोड़ा ना बैठेंगे, आप तो उसको चबाएंगे, मुंह में चबाएंगे। तो आपको ज्यादा मात्रा में भोजन को चबाना है। तो जितना ज्यादा चबाएंगे उतना ज्यादा वो क्या बोलना चाहिए, आ, बोलना चाहिए उसको, मैं बोलना चाहिए एक आ, जेल टाइप का बनना चाहिए, जेल। भोजन को इतना चबाना है कि वो जेल बन जाए। तो हम जब भोजन को पचा चबाते हैं, तो हमारे लार ग्रंथियों में बहुत सारे लार्स होते हैं, एंजाइम होते हैं, जो भोजन में मिक्स हो जाते हैं, जो डाइजेशन के लिए बहुत हेल्दी है। तो भोजन को ज्यादा मात्रा में आप चबाइए, अच्छे से चबाइए, और चबा चबा करके भोजन को अपने को लेना है। दोस्तों, खाना खाते समय पानी का इस्तेमाल मत कीजिए। कोशिश कीजिए आधा घंटे पहले, 1 घंटे पहले आप पानी पी जाइए, और खाना खाने के आधे घंटे, 1 घंटे के बाद पानी का अपने को इस्तेमाल करना है ना। क्योंकि आप तुरंत पानी पिएंगे तो ये हमारे स्टमक में जो 2.5 pH का हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा हुआ है, जो भोजन के डाइजेशन के लिए जिम्मेदार है, उसकी एक्टिविटी को ये कमजोर कर देगा, जिससे भोजन का पाचन सही नहीं होगा। क्लियर है? तो हमें भोजन का सही पाचन करना है, तो खाना खाते वक्त पानी का इस्तेमाल आप कम करें। पीने की इच्छा है तो हमारा कैंगन मशीन का पानी 7 pH आप पीजिए। न्यूट्रल वाटर है कैंगन वाटर, आयोनाइज्ड वाटर है, लेकिन न्यूट्रल है। तो ये क्या करेगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करेगा, पाचन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अमाशय में पैदा हुई है, उसको नहीं बुझाएगा। क्लियर है? तो खाना खाते समय पानी पीने की यदि आपको इच्छा है, तो कैंगन वाटर 7 pH का पानी आपको पीना है ना। और कोशिश कीजिएगा कि जब भी पानी पिए, खाना खाने के 1 घंटे पहले, 1 घंटे बाद आपको पानी पीना चाहिए। ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बता रहा हूं आपको, है ना, ये जरूर कोशिश कीजिएगा, है ना। आज की डेट में तो डाइनिंग टेबल में हम लोग भोजन करते हैं। कोशिश ये जरूर कीजिएगा, यदि आपको संभव हो पाए, यदि बैठने में कोई तकलीफ नहीं है, तो जमीन में बैठ करके पालती मार करके आपको भोजन लेना चाहिए, है ना। तो उससे क्या हो जाएगा कि धरती से जब हमारा शरीर जुड़ा होता है तो हमें अर्थिंग मिलती है। ठीक है। जमीन में बैठ करके हम लोग जब खाना खाते हैं, तो धरती की जो ग्रेविटी है ना, अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रेविटी है हमारे अर्थ में, ठीक, जमीन के अंदर। तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट भी मिलता है। तो जब हम भोजन जमीन में बैठ करके पालती मार करके जब बैठ के खाते हैं, तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्स मिलता है, तरंगे मिलती हैं, कुल मिला के अर्थिंग मिलती है, जिससे भोजन का पाचन अच्छा होता है। और चूंकि आप बार बार खाना खाने से पहले सिर को झुकाते हैं, ऐसा नहीं कि भाई आपने भोजन को मसल कर दिया और सीधा मुंह में डाला, है ना। आप भोजन को खाए मुंह में डाला, ऐसा तो है ही नहीं, आपको झुकना पड़ता है ऐसा। तो जब जब आप खाना खाने के लिए झुकेंगे और उठेंगे, वैसे आहार नली के अंदर भोजन सही तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा, है ना। और भोजन का डाइजेशन अच्छा होगा, भोजन का पाचन अच्छा होगा, लार ज्यादा मात्रा में मिलेंगे आपके भोजन के अंदर। तो ये आपको जरूर करना चाहिए, जमीन में बैठ करके खाना चाहिए, है ना। ठीक है। अच्छा, आप किसी भी धर्म को मानते होंगे, किसी भी संप्रदाय से होंगे, मैं ही जानता, लेकिन भोजन करते हैं तो जरूर उस ईश्वर का धन्यवाद दीजिएगा जिसने आपके थाली में भोजन आपको दिया है ना। मतलब आज जो आप भोजन कर रहे हैं, वो भोजन ऊपर वाले की कृपा का परिणाम है कि आपको थाली में भोजन मिल रहा है ना। कई वर्षों से मिल रहा था, आज भी मिल रहा है। तो एक ताकत है जिसकी वजह से आपको सही सलामत हर दिन भोजन मिल रहा है। तो आपके सामने भोजन सामग्री आ गई, तो जरूर ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, और अच्छी बातें बोलिए, प्रणाम कीजिए भोजन को, है ना। जैसे हम लोग हिंदू धर्म वाली हैं, तो हम लोग भोजन को अन्नपूर्णा मानते हैं। तो माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हमें लेना होता है ना। सोचो कितना मेहनत लगा है किसान को उस भोजन को तैयार करने में, प्रकृति को कितना, ब्रह्मांड को कितना मेहनत लगा है दाल चावल सब्जी को बनाने में।
और घर वालों ने कितना मेहनत किया, कितना पसीना बहाया है उस भोजन को तैयार करने के लिए। तो हम भोजन, जो भी भोजन लें, उस भोजन को प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक हम उस भोजन को ग्रहण करें, है ना। अच्छा वाइब्रेशन डालें कि भाई ये जो भोजन है मेरे लिए हेल्दी हो, अच्छे से डाइजेस्ट हो, मुझे ताकत मिले और मेरी बीमारी को खत्म करे। माँ अन्नपूर्णा का धन्यवाद करके, नमन करके आपको भोजन का सेवन करना चाहिए। ये आप इसको जरूर कीजिएगा अपने जीवन के अंदर। क्लियर है? ठीक है। और उसके बाद आप भी जब भी बेड में जा रहे हैं, ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा जब भी आप बेड में जाएं तो पानी पी करके जरूर बेड में जाइएगा, है ना। ये जो पानी आप जो लास्ट में पी करके जब सोने के लिए चले जाते हैं, तो वो क्या करता है, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है ना। आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इसीलिए आ, मेरा एक कहना है कि कभी भी जब आप बेड रेस्ट के लिए जा रहे हैं, सोने से पहले आप जरूर पानी का पानी पी करके आप। वही सर। क्या हो गया? हाँ हो गया, ला गया गाड़ी धोने धोने से। मीटिंग जा रहा हूँ, बाद में बात करते हैं प्लीज। मीटिंग ले चल रही है। तो आ, कुल मिला करके ना सर, ये जो भोजन जो हम आहार ले रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। जैसा आहार लेंगे वैसा हमारा विचार बनेगा, जैसा आहार वैसा विचार। ठीक है। तो हमें कोशिश करें ज्यादा मात्रा में सात्विक भोजन का हम यूज करें। ठीक है। क्लियर है? एनिमल प्रोटीन का इस्तेमाल ना करें, है ना। ये सारी चीजों का विशेष ध्यान दें। पानी ज्यादा मात्रा में पीना चाहिए। अब चूंकि हम जिस इंडस्ट्री में है, कैंगन वाटर, तो दोस्तों कैंगन वाटर एक ऐसा पानी है, ऐसा आयोनाइज्ड पानी है, इतना हेल्दी पानी है जो हमारे आहार तंत्र को भी मजबूत करेगा, बड़ी आंत को भी मजबूत करेगा और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत मजबूत करेगा। तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, देखिए। हमारा कैंगन वाटर अल्कलाइन है, ठीक। तो आप सुबह उठते हैं, तो सुबह उठ करके 11.5 pH का पानी पीते हैं खाली पेट। तो याद रखिएगा, जब हम रात को पानी पी करके सोते हैं, मैंने बताया था, ये जो रात को जो आप पानी पी रहे हैं वो बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, पानी के अंदर शरीर के अंदर पानी की मात्रा को भी बना के रखता है, भोजन के पाचन के लिए इंपॉर्टेंट भी है, और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो रात भर में हम सो जाते हैं, है ना। सुबह जब हम उठते हैं, तो उठते जब 11.5 pH का पानी हमको पीना चाहिए, ठीक। बहुत से लोग ब्रश करके पानी पीते हैं। तो ब्रश आप यदि करते हैं या कुल्ला करके यदि आप पानी पी रहे हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा, रात भर में जो अच्छे लार एंजाइम आपके मुंह में पैदा है, जो कि हमारे बॉडी, ये भगवान की कृपा है बोलना चाहिए, या हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण बोलना चाहिए चमत्कारिक एक कार्य है, कि रात भर आप सो जाते हैं तो हमारे मुंह की लार ग्रंथियां कुछ अच्छे एंजाइम, कुछ अच्छे लार का निर्माण करती हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत हेल्दी है। तो अधिकांश लोगों को मैंने देखा है कि वो मुंह धो करके पानी पीते हैं, ब्रश करके कुछ चीजें पीते हैं या खाते हैं। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि बिना मुंह धोए, बिना ब्रश किए, जैसे आप सुबह उठते हैं तो आप पानी पीजिए, है ना। और यदि पानी आप पी जाते हैं, आप पानी पीजिए, है ना। पानी पिएंगे तो क्या होगा, आपका डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छा से होगा। रात भर में जितने टॉक्सिक आपके बॉडी में जमा हो गए हैं, वो सारे टॉक्सिक बाहर निकलेंगे। तो सुबह आप उठ करके 11:30 तुरंत पीजिए। यदि आप स्वस्थ हैं तो 1 गिलास तो आपको पीना ही है। और यदि कोई टिपिकल बीमारी है तो कम से कम 2 गिलास तो आप पीजिए, ठीक है। उसके बाद आप फ्रेश होने जाइए, तो आप देखेंगे कि आपका पेट एक बार में साफ हो जाएगा। ठीक। क्लियर है? ये आप जरूर कीजिए। यदि मान लेते हैं आप उठते ही 11.5 pH का पानी नहीं पी रहे हैं, 9 pH का यदि आपने पानी पिया या 9.5 pH का पानी पिया, ठीक, लेकिन आप पानी पिए, आपका पेट खाली हो गया, है ना। तो पेट खाली होने के बाद 11.5 pH का पानी अपने को पीना है। आप सुबह उठते ही 11:30 पी जाइए, उसके बाद फ्रेश होने जाइए, बहुत अच्छी बात है, ठीक। आधा घंटा कुछ मत खाइए। मान लेते हैं आप सुबह उठ करके 11:30 नहीं पीना चाहते, 9:30 पीते हैं, 8:30 पीते हैं, 9 पीते हैं,
तो ठीक है, फ्रेश होके आइए, पेट खाली हो गया, 11.5 पीएच का पानी पीजिए, और आधा से पौन घंटा तक कुछ मत खाइए, और हल्का फुल्का एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए, थोड़ा सा वॉकिंग कीजिए। तो आप देखेंगे आपकी बॉडी का बहुत तेजी से डिटॉक्सिफिकेशन होगा, बीमारी कंट्रोल में आएंगी। क्लियर? तो सुबह कैंगन वाटर पीना है। तो कैंगन वाटर जो है, सुबह 11.5 पीएच का पानी पीना है, याद रखिए, 1 से 2 गिलास पी सकते हैं। इसमें कोई भी आप दिमाग मत लगाइए कि ये मेडिकल ग्रेड का वाटर मैं पीऊं कि मत पीऊं, आप जरूर पीजिए, क्योंकि हमारी कंपनी ISO 13485 गोल्ड स्टैंडर्ड है, और 11.5 पीएच का पानी इमल्सिफिकेशन करता है। तो आपकी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो छोटी आंत बड़ी आंत में जो टॉक्सिक जमा है, जो ट्राइग्लिसराइड बैड कोलेस्ट्रॉल जमा है, इसको तेजी से बाहर निकालेगा। इसीलिए 11.5 पीएच का पानी आपको पीना है। ये बहुत तेजी से बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो मन में कोई डाउट से मत रखिए, 11.5 पीएच आपको मिल गया तो सुबह आप जरूर पीजिए 11.5 पीएच। स्वस्थ है तो भी, अस्वस्थ है तो भी। ठीक है? दिन भर 9.5 पीएच का पानी पीजिएगा। ठीक है? दिन भर आपको 9.5 पीएच का पानी पीना है। खाना खाते समय 7 पीएच का पानी पीना पीना है, 7 पीएच का पानी। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद 7 पीएच का पानी आपको पीना है। खाना खाते समय भी 7 पीएच का पानी, न्यूट्रल वाटर है, आप पी सकते हैं। ये आपके मेटाबॉलिज्म को मजबूत करेगा। शाम को खाली पेट, आपने खाना खाया दोपहर का, 3 घंटे बाद हमारा पेट खाली हो जाता है। तो मान लेते हैं आपने 1 बजे भोजन लिया है, 2, 3, 4 बजे, 5 बजे के आसपास आप 11.5 पीएच का पानी 1 से 2 गिलास पी सकते हैं। स्वस्थ है तो 1 गिलास पीजिए, अस्वस्थ है, बीमारी है, 2 गिलास पीजिए। और फिर 9.5 पीएच का पानी पीजिए। डिनर करते समय फिर आपको 7 पीएच पानी पीना है। आपके घर में 10 साल से छोटे बच्चे हैं तो उनको 7 पीएच का पानी पिलाना है, क्योंकि उनका शरीर अभी उतना एसिडिक नहीं है। उन्होंने अपना अभी ज्यादा जंक फूड नहीं खाया है, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन नहीं किया है, इसलिए उनको 7 पीएच का पानी दिलाना है। आपके घर में कोई मेडिसिन ले रहा है तो बिल्कुल 7 पीएच के पानी से मेडिसिन आपको लेना है। ठीक है? यदि आप 9 पीएच का पानी पी ले रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइंटिफिकली मैं यदि बात करूं तो 7 पीएच का पानी मेडिकेशन फार्मूला है, न्यूट्रल वाटर है। तो ये आपके दवाई के पावर को मैनेज करके रखता है। तो आप 7 पीएच का पानी अपने मेडिसिन के वक्त या फूड सप्लीमेंट ले रहे हैं तो आप 7 पीएच का पानी आपको रेगुलर पीना है, मेडिसिन के साथ, दवाइयों के साथ। ठीक है? तो ये जो कैंगन वाटर है हमारे लिए बहुत पावरफुल है, बड़ी आंत के लिए। तो उसके पीछे का कारण क्या है कि हमारा कैंगन वाटर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। कैंगन वाटर में हाइड्रोजन माइनस यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज्यादा मात्रा में, मेजोरिटी में है। और हमारा कैंगन वाटर इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन देने वाला है। और जितनी भी बीमारियां होती हैं वो इलेक्ट्रॉन लेने वाली होती है। इलेक्ट्रॉन क्या बोलना चाहिए, एक्सेप्टर है, मतलब देने वाला है कैंगन वाटर इलेक्ट्रॉन। और बीमारी के अंदर होता है एसिड, उसके अंदर होता है प्रोटॉन, धन आयन। तो एसिड में धन आयन होता है तो उसको न्यूट्रल करना है। ठीक है? तो आपको कैंगन वाटर पीना चाहिए, क्योंकि कैंगन वाटर में -H है, और जो बीमारी है एसिड है उसमें +H है, प्रोटॉन है, H+ है। तो कैंगन वाटर में हाइड्रोजन माइनस है और बीमारी में हाइड्रोजन प्लस है। तो जब पानी पिएंगे, एंटीऑक्सीडेंट है हाइड्रोजन की वजह से, तो ये क्या करेगा, उसको जाके खत्म करेगा। इसलिए कैंगन वाटर जो है हमारे बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट देता है और बीमारी से लड़ने में मदद करता है। तो जब इस पानी को पिएंगे तो हमारी जो बड़ी आंत है, छोटी आंत है, इनको ताकत मिलेगा उन बीमारियों से लड़ने में जो भविष्य में उनके अंदर आ सकती है। कैंगन वाटर बैक्टीरिया के कार्य को भी, जो बेड बैक्टीरियाज हैं उसको भी ये क्या करेगा, रिवर्स करना, मतलब बेड बैक्टीरिया जो होते हैं, खराब बैक्टीरिया जो होते हैं, उसके
विस्तार के लिए, उसके संख्या बढ़ाने के लिए भी ये क्या करता है, रोकथाम करता है। मतलब एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये गंदे बैक्टीरिया का प्रोडक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि इन्वायरमेंट अल्कलाइन हो जाता है। ठीक। तो इस पानी को पिएंगे तो हमारा जो आहार नली है, पेट है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, इनका काम है भोजन के आवश्यक तत्व को एब्जॉर्ब करना, भोजन का डाइजेशन करना। तो हमारे पानी के अंदर यदि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है तो इनकी ताकत बढ़ेगी भोजन के अवशोषण करने में, है ना। हमारा जो शरीर है मजबूत बनेगा। ठीक है। दूसरा अल्कलाइन। तो कैंगन वाटर अल्कलाइन है, तो आपको पता है कि अल्कलाइन मोड पे बीमारी नहीं होती, इवन कैंसर भी। तो आप ये मान के चलिए कि आप इस पानी को पी रहे हैं, तो छोटी आंत है, बड़ी आंत है, उसका इन्वायरमेंट 100% कभी भी एसिड नहीं होगा, अल्कलाइन है। ये क्या करेगा, रक्त को पतला करेगा, है ना। क्योंकि ये पानी माइक्रो क्लस्टर है, पतला है, तो कोशिकाओं के अंदर जाकर के कोशिकाओं की सफाई करेगा, डेड सेल को रिमूव करेगा। ठीक है। नए सेल का प्रोडक्शन करेगा, रिवर्स करेगा। तो ये मान के चलिए कि अल्कलाइन होने की वजह से हमारी जो छोटी आंत है, बड़ी आंत है, इसमें आगे जाकर के बीमारियां नहीं होगी। जैसे हम रेक्टम कैंसर की बात कर रहे हैं, कोलोन कैंसर की बात कर रहे हैं, तो आने वाले समय में इन प्रॉब्लम से हम बच जाएंगे, क्योंकि हमारा पानी अल्कलाइन है। तो इस पानी को आप पिएंगे तो भोजन का पाचन अच्छा होगा, डाइजेशन अच्छा होगा, तो एसिडिटी नहीं होगी, कब्ज नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। हमारा कैंगन वाटर माइक्रो क्लस्टर है, बहुत ज्यादा पतला है, 100% पानी पिएंगे 100% पेट में जाएगा, हमारे माइक्रोस्कोपिक सेल में 100% पेनिट्रेट होगा। तो ये मान के चलिए कि जब आप इस पानी को पीते हैं तो आप रिहाइड्रेट होंगे, डिहाइड्रेशन कभी नहीं होगा, पानी की कभी भी बॉडी में कमी नहीं होने वाली। तो आपके शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा होगी, तो सोच लीजिएगा भोजन का पाचन अच्छा होगा, नलियां साफ होंगी, और डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा मजबूत होगा। इसके अंदर का ऑक्सीजन एक्टिव है, तो हमारे बॉडी में कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं लेक ऑफ ऑक्सीजन, हाइपोक्सिया। तो डॉक्टर ओटो हेनरिच वामबर्ग ने बोला था, टू बेसिस, मतलब टू बेसिस कंडीशन ऑफ कैंसरस टिश्यूज। उन्होंने दो कारण बताया था। एक बताया था एसिडोसिस, मतलब कैंसर का कारण बताया था कि कैंसर क्यों होता है। तो डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट वही डॉक्टर है जिन्होंने कैंसर की कोशिकाओं का पता किया था, आपको पता है। और 1931 में उनको मेडिसिन का सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल प्राइज मिला था। तो उन्होंने कैंसर होने का दो कारण बताया था। पहला बताया था एसिडोसिस, जब हमारे शरीर के किसी अंग में, किसी सेल में 100% वो सेल एसिडिक हो जाए, तो वहां पर कैंसर पैदा होता है। और दूसरा उन्होंने बताया लेक ऑफ ऑक्सीजन, हाइपोक्सिया, यदि हमारे ब्लड में, हमारे सेल में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है पर्याप्त मात्रा में टिश्यू में, तो वहां पर भी कैंसर जनरेट हो जाएगा। तो ये दो कंडीशन है। तो हमारा कैंगन वाटर पावरफुल अल्कलाइन है, तो इस पानी को पिएंगे तो कभी भी आपका शरीर 100% एसिड नहीं होगा, आपकी सेल 100% एसिड नहीं होगा। जैसे मैंने बोला कोलोन कैंसर, कोलोन में कैंसर होता है, रेक्टम कैंसर जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब उस अंग में कैंसर हुआ, रेक्टम कैंसर, मतलब क्या, वहां की कोशिकाएं, वहां का वातावरण, उस पर्टिकुलर अंग का 100% जो पार्ट है, कोशिका है, वो एसिडिक हो गया है, एसिडिक इन्वायरमेंट हो गया है। जब कैंगन वाटर जाता है तो कभी भी हमारा बॉडी का जो पार्ट है वो 100% एसिडिक नहीं होगा, अल्कलाइन होगा, तो कैंसर जनरेट नहीं होगा। और हमारा पानी के अंदर माइक्रो क्लस्टर है, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है, तो कभी भी कोई भी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, है ना, मतलब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी कभी नहीं होगी। तो ये मान के चलो कि इस पानी को पिएंगे तो आने वाले समय में हमारी छोटी आंत, हमारी बड़ी आंत, हमारा आमाशय, हमारा आहार नली, हमारा लंग्स, हमारा किडनी, हमारा हार्ट मजबूत होगा, क्योंकि इसका पानी हेल्दी है, एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइन, माइक्रोक्लस्टर,
हाइड्रोजन रिच वाटर, ऑक्सीजन रिच वाटर। तो आयुर्वेद और मेडिकल साइंस का कहना है कि आपके पीने के पानी में यदि चारों चीजें हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, रोग मुक्त रहेंगे। तो ये पानी हमारे मेटाबॉलिज्म को मजबूत करेगा। आने वाले कब्ज है, पेट दर्द है, उल्टी है, दस्त है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, आईबीएस है ना, ये सारी प्रॉब्लम को आगे जाकर के ये ठीक करेगा। तो ये कैंगन वाटर हम तमाम लोगों के लिए बहुत ज्यादा वरदान है, जो किसी न किसी वजह से बीमार हैं, कोई ना कोई बीमारी को फेस कर रहे हैं, है ना। तो ये है कैंगन वाटर। तो कैंगन वाटर बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है हमारे बॉडी के लिए। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि कैंगन वाटर मशीन आपके घर में है तो इसका प्रॉपर तरीके से सेवन कीजिए, रेगुलर इसको सेवन कीजिए, है ना। कभी भी बाहर जाते हैं तो बोतल बंद में लेकर के पानी लेके जाइए। कैंगन वाटर हमेशा आपके साथ होना चाहिए, कैंगन वाटर लगातार पीते रहना चाहिए। तो ये आपके बॉडी को रिवर्स करेगा, बीमारी को रिवर्स करेगा, और आपके शरीर को नया बनाएगा। क्योंकि ये पानी रीजेनरेट करता है हमारी सेल को, है ना। तो नई सेल का निर्माण होगा। हमारी कोशिकाओं को अच्छा डेवलप करने के लिए आपको पता है -50 मिली वोल्ट का करंट चाहिए। डॉक्टर जेरी टेनेंट ने बोला था कि हमारी कोशिकाओं को सही तरीके से काम करने के लिए, नए कोशिकाओं का प्रोडक्शन करने के लिए -50 मिली वोल्ट का करंट चाहिए। तो कैंगन वाटर एंटीऑक्सीडेंट है और उसके अंदर ये चीज है -50 मिली वोल्ट का करंट देने में सक्षम है, इसलिए कैंगन वाटर आपको रेगुलर पीना चाहिए। तो ओवरऑल मैं आप सबको एक बार फिर से बधाई देना चाहता हूँ, कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आपने कैंगन को समझा, कैंगन को जाना, और इस मशीन को लेने के लिए आपने प्रयास किया, भागीरथी प्रयास किया।